हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हम इस समय पढ़ रहे हैं 11th क्लास RBSE की पुस्तक भारत का आर्थिक विकास, जो कि अर्थशास्त्र की पुस्तक है। इस बुक का स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, जो कि पहला चैप्टर है, उसका हम 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं, आधारिक संरचना। जैसा कि हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कृषि की स्थिति के बारे में, हम पढ़ चुके हैं उद्योग धंधों की स्थिति के बारे में, हम इसके साथ विदेशी व्यापार के बारे में भी पढ़ चुके हैं, साथ ही जनांकी की विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं और व्यावसायिक संरचना के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये पुस्तक न सिर्फ 11वीं RBSE में चल रही है, बल्कि ये CBSE में क्लास 12th में भी, जो विद्यालय CBSE से एफिलेटेड हैं, वहाँ पर भी ये क्लास 12th में स्वीकृत हुई है। तो इसलिए वे बच्चे जो CBSE के हैं और क्लास 12th में हैं, अगर वो भी इसके साथ में अध्ययन करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके लिंक्स भी दिए हुए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज 5वां भाग, आधारिक संरचना। आधारिक संरचना बच्चों, हालांकि ये चैप्टर आगे जाकर काफ़ी विस्तार में आपके पास पूरा है कि आधारिक संरचना होती क्या है, जहाँ पर हमने आधारिक संरचना को 2 भागों में बांटा है, सामाजिक आधारिक संरचना और आर्थिक आधारिक संरचना। यहाँ हम आर्थिक आधारिक संरचना की खासकर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अर्थात 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले जब ब्रिटिश भारत था, उस समय आधारिक संरचना की क्या स्थिति थी, चलिए हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं रीडिंग कर देती हूँ। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जनसामान्य को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन ने पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। जो सड़कें उन्होंने बनाई, उसका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तनों तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का निरंतर अभाव ही बना रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था, प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे भारत देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को 2 महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतीयों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जनसामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा के तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है।
यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थीं, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों, जैसा कि आपने ये जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ये जो पूरा टॉपिक पढ़ा आधारिक संरचना, तो आपको बहुत सारी बातें इस जो हमारा ये वाला टॉपिक है इसमें कवर हो रही हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये हो रही है कि जो आधारिक संरचना का विकास है वो ज़रूर अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ हमारे देश का, लेकिन इसका उद्देश्य उनका हरगिज़ ये नहीं था कि वो हमारे देश का भला चाहते हैं, बल्कि वो तो अपने देश के लिए, अपने औपनिवेशिक हित के लिए ये सारे काम कर रहे थे कि उन्होंने हमारे देश में रेलों का, पत्तनों का, जल परिवहन का, डाक तार आदि का विकास किया। तो बच्चों, इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इन्होंने सड़कें बनाई, अगर हम सड़कों की बात करें तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड तो हमारी अंग्रेज़ों के शासन के पूर्व ही बन चुकी थी। इसी तरीके से अन्य रोड्स भी हमारे यहाँ थीं, लेकिन अब चूँकि नए नए साधन आ गए थे यातायात के, जैसे कारें आ गई थीं, तो कारें बहुत पतली जगह में तो नहीं जा सकती, पतली रोड्स में तो नहीं जा सकती, गलियों में तो नहीं जा सकती हैं। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, सड़कें बनवाई, जिससे कि उनकी कारें या उनके जो यातायात के आधुनिक साधन हैं वो इन जगहों पर जा सकें। और इनका उसका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेवाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। यानी क्या हुआ, उन्होंने ये जो सड़कें बनाई थी, इसका उद्देश्य भी उनका क्या था कि वो बिल्कुल देश के अंदर तक पहुंच सकें और वहाँ से कच्चा माल पिकअप कर सकें और उसके बाद उसे कहाँ तक ले जा सकें, रेलवे स्टेशन तक ले जा सकें या फिर पत्तन यानी बंदरगाहों तक ले जा सकें। इसलिए उन्होंने ये सड़कें बनाई थी। तो ये जो उन्होंने सड़कें बनाई, उसका एक उद्देश्य तो क्या हो गया, व्यापारिक उद्देश्य था उनका, कि उन्होंने सड़कें इसलिए बनाई कि वो कच्चे माल को भीतरी इलाकों से ले सकें और उन्हें रेलवेज तक या फिर रेलवे स्टेशनों तक या फिर जो बंदरगाह हैं वहाँ तक पहुँचा सकें। दूसरा मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि जो उन्होंने सड़कें बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि वह सेनाओं का आवागमन आसानी से हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर क्रांति भी हुई, विरोध भी हुआ अंग्रेजी शासन का, तो उस समय लोगों को दबाने का काम करती थी सेनाएं, और सेनाएं आसानी से भीतरी इलाकों तक पहुंच सकें। इसके लिए सेनाओं के आवागमन के लिए उन्होंने सड़कों का निर्माण किया। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाज़ारों तक पहुंचाना आसान हो गया। सड़कें बनी, रेलवे स्टेशन उन्होंने विकसित कर दिए, इसके साथ ही जो जलमार्ग था वो भी विकसित किया उन्होंने। तो इन सब का उद्देश्य उनका केवल इतना ही था कि जो अंदर तक बाज़ार हैं जहाँ पर कच्चा माल उन्हें मिलता है, वहाँ से वो बाज़ार से सामानों को उठा सकें और उन्हें इंग्लैंड के बाज़ारों तक पहुँचा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुँचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। लेकिन देखिए, उन्होंने वैसी सड़कें बनाई जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर पहुँच सकें, जहाँ आंतरिक बाज़ारों तक तो पहुँचें, लेकिन गांव जो बिल्कुल आज भी अगर आप देखें दूर दराज के जो गांव होते हैं वहाँ पर कच्ची सड़कें होती हैं, तो वो जो कच्ची सड़कें होती हैं वही वहाँ पर रहीं, यानी वहाँ पर पक्की सड़कों का निर्माण अंग्रेज़ों ने नहीं करवाया। और ये जो कच्ची सड़कें हैं इनकी क्या विशेषता होती है, वर्षा काल हो यानी बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाती है, बिल्कुल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो ये स्थिति उस समय भी बनी रही। स्वाभाविक ही था कि
प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था। जब प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर अकाल आ जाए या फिर वर्षा का टाइम हो, तो वो लोग जो गाँव में बसे हुए थे, दूर दराज के क्षेत्रों में थे, उनका जीवन और ज़्यादा दूभर हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने अर्थात अंग्रेज़ों ने किसी भी प्रकार की सड़कों का निर्माण नहीं कराया था। वहाँ पर वही कच्ची सड़कें थीं या पगडंडियाँ थीं जिनके सहारे गांव वाले शहरों की ओर आते थे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अंग्रेज़ों ने जो कुछ भी सड़कें बनवाई वो केवल अपने भले के लिए बनवाई थी और उनका ये बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं था कि इससे देशवासियों का कुछ भला हो जाए। अंग्रेज़ों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि भारत में रेलों का आरंभ कब हुआ, तो 1850 में हुआ। ठीक है, ये एक आपको याद रखने वाली बात है। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपसे पूछा जाए कि कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए क्या अंग्रेज़ों के आने से, तो उसमें आपको रेलों का जिक्र करना है। उसमें आपको बताना है कि अंग्रेजी शासन के दौरान रेलों का विकास हुआ। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं कि इस समय सड़कों आदि का निर्माण किया गया, यानी पॉजिटिव। अगर वही बात आपसे पॉजिटिव सेंस में पूछी जा रही है तो आपका जवाब भी पॉजिटिव में ही आना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो इन्होंने रेलें चलाई वो कब चली हमारे देश में? 1850 में। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए। तो क्या फ़ायदा हुआ? पहला तो फ़ायदा ये हुआ कि लोग दूर दराज के क्षेत्रों में लंबी यात्राएं करके भी जाने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ एक फ़ायदा कि जैसे राजस्थान का व्यक्ति उत्तर प्रदेश भी गया और साथ ही बिहार भी गया, उड़ीसा भी गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का व्यक्ति बाहर निकला और राजस्थान आया, या फिर वो उड़ीसा गया या असम गया या अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में गया। तो संस्कृतियों का जो व्यवधान था ना, वो दूर हुआ। लोग आपस में मिले, संस्कृतियों का आपस में लेन देन हुआ। लोगों ने एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में ना सिर्फ जाना बल्कि उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना। वो चीज़ जो अंग्रेज़ों की जो रेल लाए थे उसके पहले तक असंभव थी, वो संभव हो गई। लोग आपस में मिलने लगे। दूर दराज के जो देशवासी थे वो एक दूसरे के संपर्क में आए। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ था अंग्रेज़ों की रेल के कारण। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। वो किसान जो अब तक केवल अपने उपभोग के लिए ही अन्न का उत्पादन करते थे, अब वो किन वस्तुओं का उत्पादन करने लगे? वो उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगे जो कि बाज़ार में बिकती थी। क्योंकि अब वो जानते थे कि अगर उनके गांव में, उनके शहर में सामान नहीं भी बिका या वो उसका विक्रय नहीं कर पाए, तो वो दूसरे जो स्टेट हैं वहाँ जा सकते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के भी अपना सामान विक्रय कर सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, उस समय भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को भी बढ़ावा मिला और साथ ही अंग्रेज भी उनके खरीदार बने। तो इसलिए वो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने लगे जो कि व्यावसायिक उपयोग की थी। जैसे कि आपको पता है गन्ना का उत्पादन बढ़ाया गया, सूती जो कॉटन है उसका उत्पादन बढ़ा। इसके साथ ही नील, जूट आदि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि ये व्यवसायीकरण तो हुआ, लेकिन इससे देखिए बहुत बड़ा एक विपरीत प्रभाव किस चीज़ पे पड़ गया? ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता पर। क्यों पड़ा? क्योंकि पहले लोग अपनी ज़रूरत का सामान अपने गांव में ही उत्पादित कर लेते थे, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या उनके दैनिक उपभोग की कोई चीज़ें हों। लेकिन अब वो किन चीज़ों को उत्पादित करने लगे? वो वस्तुएं उत्पादित करने लगे जो कि बाज़ार में बिकती है, जिनका व्यवसायीकरण है। फसलें भी उनकी व्यवसायीकरण वाली हो गई। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि अनाज का उत्पादन कम हो गया और उन्हें दूसरे गांवों पर, दूसरे यहाँ तक कि भारत को दूसरे देशों तक पर निर्भर होना पड़ा और आत्मनिर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ गया। तो ये एक प्रभाव
बुरा प्रभाव पड़ा इस तरीके से ये जो रेलों का विकास हुआ उसका। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। ये आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं। निर्यातों के लाभ किसको मिले? अंग्रेज़ों के मिले। इस तरह जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। तो देखिए, दो बातें कही गई हैं। एक तो बात हुई कि लोगों को क्या लाभ हुआ, सांस्कृतिक लाभ हुआ। विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में जुड़े और उनको ये इस बात का भी भान हुआ कि ये पूरा भारत देश एक है। तो इसका लाभ तो हुआ, लेकिन जो आर्थिक हानि हमें हुई रेलों के आने से या इन आधारिक संरचनाओं के कारण, उस आर्थिक हानि की भरपाई ये सांस्कृतिक लाभ नहीं कर पाए। यानी वो बहुत थोड़े से थे और ये जो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी गरीब होने लगी, वो जो हानि हुई उसकी भरपाई ये सांस्कृतिक लाभ नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्ग के विकास पर भी ध्यान दिया। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्या किया, एक तरफ तो सड़कों का विकास किया, रेलों का विकास किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया। आंतरिक व्यापार, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, देश के अंदर ही व्यापार करना है, तो उसके लिए उन्होंने जलमार्गों का भी विकास किया नदियों के माध्यम से। और दूसरा, दूसरे देशों में अगर सामान भेजना है तो उसके लिए समुद्री जलमार्गों का विकास किया। किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। इस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आंतरिक जलमार्ग थे, आंतरिक जलमार्ग मतलब नदियों के माध्यम से, नदियों पर नावों के माध्यम से जब लोग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये आंतरिक जलमार्ग हुए और ये क्या हुए, अलाभकारी थे। अलाभकारी क्यों? क्योंकि उसके पैरेलल में ही इसका क्या हो रहा था, रेल मार्ग विकसित हो रहा था। तो रेल से जाना आसान था। जैसा कि आप लोग आज भी जानते हैं कि सबसे तेज़ चलती हैं, तो उस समय के जो परिवहन के साधन थे उसके मुकाबले जो ट्रेन थी वो बहुत, उनकी गति तेज़ थी, तो आसानी से दूर दराज के क्षेत्रों तक जाना आसान था ट्रेन के माध्यम से। तो हुआ ये कि जो रेल मार्ग की तुलना में जल मार्ग से कोई जाना पसंद नहीं करता था, इसलिए आंतरिक जल मार्ग क्या हो गए, अलाभकारी सिद्ध हो गए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। तो उड़ीसा के पास में जो नहर है उसके किनारे किनारे वो इसका उदाहरण है कि इस नहर का निर्माण तो किससे किया गया था, सरकारी कोष से किया गया था, लेकिन ये किससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई, ये रेल मार्ग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई रेल आ गई तो हर कोई रेल से जाना पसंद करता था और इसलिए लोग किससे नहीं जाते थे, नहरों से जाना पसंद नहीं करते थे। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। अब देखिए, एक और चीज़ का विकास किया, तार व्यवस्था। तार व्यवस्था जिसको आप किसी को मैसेज करना चाहें तो वो पहले किस तरीके से जाता था, तार के माध्यम से जाता था। अब तार व्यवस्था क्या होती थी, बड़ी महंगी थी, लेकिन वो उन्होंने, जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लिए नहीं, हमारे देशवासियों के भले के लिए नहीं विकसित करी थी, बल्कि उन्होंने इसलिए की थी कि अगर कहीं क्रांति हो रही है, अगर कहीं विरोध हो रहा है तो उसको दबाने के लिए वो तुरंत मैसेज कर सकें। इसलिए उन्होंने ये तार व्यवस्था को विकसित किया था। यानी उनका उद्देश्य यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना था कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्रांति को दबाया जाना चाहिए, तुरंत वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनको मैसेज चला जाए, ये उनका उद्देश्य था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य की सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। तो डाक सेवाएं ज़रूर ये हो गया था कि लोगों के काम की चीज़ थी कि वो अपनी चिट्ठी या जो पत्र था वो कैसे भेज सकते थे, डाक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को भेज सकते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ एक शुरू करी थी अंग्रेज़ों ने, लेकिन ये बहुत अपर्याप्त थी, सबको उपलब्ध नहीं थी। यानी हर जगह पर नहीं हो पाया था विकसित
डाक सेवाएं भी सभी जिलों या सभी शहरों तक नहीं पहुंच पाई थीं। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आधारिक संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम आगे अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो ये बातें आपको पता चल गई। अब आप नोट्स बनाएंगे तो आप बताएंगे कि कौन कौन सी आधारिक संरचनाओं का विकास इस समय किया गया था। तो एक रेलों का किया गया था, पत्तनों यानी बंदरगाहों का किया गया था, जल परिवहन को विकसित किया गया था, डाक तार की व्यवस्था की गई थी। तो ये सब चीज़ें आप इसको लिखेंगे, फिर इनके लाभ और इनसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिला या देश को क्या लाभ मिला और कौन कौन सी हानियाँ इनके कारण हुई, ये आप नोट्स बना करके इसको नोट करेंगे। तो ये आपकी पूरा जो टॉपिक है ये पूरा यहाँ पर कवर हो जाता है और इसके साथ ही ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। केवल निष्कर्ष अगर हम पढ़ लें तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था, उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों के जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थीं। तो बच्चों, ये पूरा का पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा, इससे हमें क्या पता चला कि जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी उसने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक तरीके से दीमक की तरह से चाट डाला था, उसे खोखला बना दिया था और इसका असर हम आज तक देख रहे हैं। आज भी जो विकास हो जाना चाहिए था गांव का, वो अब तक नहीं हो सका है। कृषि क्षेत्र में पहले से ही बहुत अधिक श्रम अधिशेष था और उसकी उत्पादकता का स्तर बहुत कम था, ये बात हमने पढ़ी इस चैप्टर में। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो आधुनिकीकरण नहीं होने पाया था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। यानी औद्योगिक क्षेत्र की भी स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा नई मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ था जिसकी डिमांड की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि सरकार यहाँ पर निवेश करे, क्षमता संवर्धन यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके, इसके लिए भी कुछ नहीं किया था अंग्रेज़ों ने हमारे देश में। और इस तरह से हमारे देश में की जो अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने। और विदेशी व्यापार के बारे में जैसा कि आपने पढ़ा कि ये केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, जो वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे, उनको पोषित करना यानी उनके लिए ही सामान उपलब्ध कराने वाला बनकर रह गया था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। यानी ये सब इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ तो कर दिए थे, रेलवे नेटवर्क हो गया था या फिर और भी आधारिक संरचनाएं हुई थी विकसित, लेकिन इसमें भी ज़रूरत किस बात की थी कि ये इस तरह से इनका विकास किया जाए कि वो लोगों के जनोन्मुखी हो सकें, अर्थात जनता के कल्याण के लिए काम करने वाली हो सकें। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों के जन कल्याणमुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। क्या थी उस समय? बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बेरोजगारी थी। तो क्या ज़रूरत थी उस समय? ये ज़रूरत थी कि सार्वजनिक आर्थिक नीतियाँ, जो सरकार जो आर्थिक नीतियाँ बनाए वो कैसी बनाए कि लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत अधिक थीं, यानी बहुत बुरी और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था थी हमारी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया था। एक यहाँ पर चित्र बना हुआ है टाटा एयरलाइंस का। टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई। तो ये टाटा एयरलाइंस ने अपनी पहली फ़्लाइट
चलाई थी 1932 में। ये भी एक अच्छा आपके लिए जीके का क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत में किसने चलाया है। टाटा एयरलाइंस की फ़्लाइट चली थी जो 1932 में चली थी, और उड्डयन क्षेत्र यानी ये जो हवाई जहाज़ और ये सब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उड्डयन क्षेत्र बोलते हैं। तो इसकी नींव किसने रखी, टाटा सन्स ने रखी थी। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपको पूरा आज ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। ये अभी तक का जो चैप्टर था वो था 1947 के पहले का। हमारी पूरी ये अर्थशास्त्र की जो बुक है उसको हमने 3 भागों में मुख्यतः बांटा हुआ है। एक है हमारा स्वतंत्रता के पूर्व की अर्थव्यवस्था, उसके बाद है 1947 से 1991 तक का काल, जब तक कि हमने आर्थिक सुधारों को नहीं अपनाया था, और उसके बाद तीसरा है 1991 के बाद का काल जो कि अब तक की अर्थव्यवस्था है। तो ये पूरा का पूरा ये जो पूरे टॉपिक्स हैं वो हम इस बुक में कवर करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे आर्थिक संबंध कैसे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। क्रमशः ये सारे चैप्टर्स आपके इस YouTube चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।